तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज की जो हम क्लास करेंगे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जितना भी समय लगे, 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे, 50 मिनट लगे, जो भी। ठीक है। तो एक बार अनुज कुमार को, समीर को, दिलीप को, श्वेता, रेखा, आशीष, जय, प्रदीप, नितिन, अनिकेत, आशु, सभी को नमस्कार करते हुए अब हम क्लास कर रहे हैं शुरू। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बतानी शुरू की थी। जैसे एक मैंने बताया था कि एमीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर किस काम आता है ना। फिर हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलते हैं, है ना। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, लेकिन इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। इस तरह की बातें क्लास के अंदर हुई थी। तो थोड़ा सा हम एसी और डीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। क्या देखो बेटा, ये हमारे पास में डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट हम कहते हैं दिष्ट धारा, हम कहेंगे डीसी। एक हमारे पास में होती है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और अल्टरनेटिंग करंट को हम बोलते हैं एसी। ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास में डीसी है, कल एक तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो हमारे पास सोर्स है, ये डीसी हमें कहां से मिलती है, इसका स्रोत सोर्स क्या है। एक तो आपको पता है कि ये है बैटरी से मिलती है। तो बैटरी से जो करंट हमें मिलती है वो होती है डीसी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। या इसका सोर्स हमारे पास होता है डीसी जनरेटर। जनरेटर एसी जनरेटर भी होते हैं, डीसी जनरेटर भी होते हैं। तो डीसी जनरेटर। ठीक। अब बेटा जो डायरेक्ट करंट होती है, इसमें देखो होता क्या है। ये डायरेक्ट करंट के अंदर क्या हो रहा होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को, चार्ज के फ्लो करने को, आवेश के प्रवाहित होने को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो जो डीसी करंट होती है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तार में डीसी करंट जा रही है बैटरी वाली, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो उसमें ठीक उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये बेटा इसका निर्माण कैसा होता है, ये होता है, ये कैसे बनती है डीसी करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से बनती है ये, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से, यानी कि या बहने से। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो ये हमारे पास में जो डीसी करंट है डायरेक्ट, इसकी बेटा डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं होती। भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उसके विपरीत होगी और एक फिक्स डायरेक्शन होगी। तो जो डायरेक्ट करंट है इनकी ना तो वैल्यू, इनका मान अगर 3 एम्पेयर करंट है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है, ना ही इसकी डायरेक्शन बदलती है। तो विद टाइम ना तो इसके डायरेक्शन बदलेगी और ना ही इसकी वैल्यू बदलेगी। तो लिखेंगे इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन does not change, does not change with time। हिंदी लिखेंगे इसका मान, इसका मान और दिशा समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ये जो डीसी करंट है इसकी वैल्यू और डायरेक्शन विद टाइम चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये बेटा मान लो कि टाइम लिखा है, यहाँ पे इधर टाइम लिखा है, ये डीसी करंट है दिष्ट धारा। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो डायरेक्शन है विद टाइम वो फिक्स रहती है, समय के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। तो मैंने दोबारा बताया आपसे कि डीसी करंट वो है जो हमें बैटरी से मिलती है। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की विपरीत दिशा होती है हमारी करंट की डायरेक्शन। तो इसमें जो वैल्यू है, डायरेक्शन जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन बेटा जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, इसका सोर्स क्या है,
इसका सोर्स है हमारे पास एसी जनरेटर। जो शादी ब्याह में जनरेटर लगता है ना, वो एसी जनरेटर होता है, शादी ब्याह में जो लगाया जाता है, तो वो एसी को जनरेट करेगा। और बेटा इसमें पता क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। मान लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर, वो ऐसे नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं एक तरफ को, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से अगर पूछे कि जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, प्रवाहित हो रहे हो, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो बनने से बनती है डायरेक्ट करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा ऑसिलेट करते हैं, वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहे होते हैं। यानी सारे का सारे इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे होंगे, फिर ऐसे वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहे हैं। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से, उनके दोलन करने से बनती है। यहां पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन सच में चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, उसके आगे वाला भी, उसके आगे वाला भी, सारे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की वजह से बनती है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, सारा इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, फिर सारा इधर को, इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है पर वहीं के वहीं एक फिक्स जगह के आगे पीछे हिलते हैं। तो ये कैसे बनती है, ड्यू टू oscillations of electrons, इलेक्ट्रॉनों के दोलन करने से ये बेटा बनती है इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से, इलेक्ट्रॉनों के दोलन करने से। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें एक चीज बताना मुझे, अगर बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, एक से एक मूर्ख बच्चा एक कमेंट बॉक्स से भरे जा रहा है, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। क्या करें भाई ऐसे बच्चों को, इन्हें कहीं छोड़ के आना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, ऊंचे पहाड़ों में, कहीं वादियों में, ताकि थोड़ी दिमाग को इनकी हवा लगे और दिमाग ठीक हो जाए इनका। देखो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन इधर भागा तो करंट की डायरेक्शन ही हो गई, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो करंट की डायरेक्शन ही हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन लगातार ऑसिलेट कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो करंट की डायरेक्शन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। इसमें करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और ना ही उसकी वैल्यू फिक्स होगी। वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, ऐसे भागा तो इसकी स्पीड कम होगी, रुका एक क्षण के लिए, फिर वापस आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम ज्यादा होगी, तो उससे जो करंट बनेगी उसकी वैल्यू भी बदलेगी। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसका मान, इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन समय के साथ वेरी करती है। ना इसकी वैल्यू समय के साथ फिक्स है, ना इसकी डायरेक्शन समय के साथ फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भाग रहा। यहां इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को है तो करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट की डायरेक्शन ये लगातार चेंज होगी। तो लिखेंगे इट्स वैल्यू and its value and direction changes with time। हिंदी में लिखेंगे इसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी यहाँ पे जो है डायरेक्शन और वैल्यू विद टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ पे डीसी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तो जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन थी, इसकी में वैल्यू डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदल रही थी। यहाँ पे डायरेक्शन और वैल्यू दोनों समय के साथ बदलेंगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, वहीं के वहीं आगे पीछे हिलता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ अगर मान लो इधर मैंने ले लिया टाइम, समय, ये मेरे पास एसी करंट है, तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ बदलती है। तो बेटा इसका जो ग्राफ आएगा थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन विद टाइम चेंज होता है। अब एक चीज और ध्यान से समझना है यहाँ पे सभी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आगे लिखवा रहा हूं, ये हो सकता है कि पेपर में आपको फंस जाए किसी एग्जाम में। ये बेटा जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे से हिल रहा है वहीं के वहीं आगे पीछे। तो एक सेकंड में वो कितने ऑसिलेशन पूरे करेगा उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जैसे अगर मैं एक सेकंड में 5 रसगुल्ले खा जाऊं तो आप कहोगे हमारे फिजिक्स वाले मास्टर जी की फ्रीक्वेंसी है 5 रसगुल्ले प्रति सेकंड, वो 5 सेकंड में 5 रसगुल्ले निपटा देते हैं।
मैं मान लो किसी बच्चे के कान पे 1 सेकंड में 3 थप्पड़ मार दूं, जो कह रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है ये, मैंने उसके कान पे 1 सेकंड में 3 थप्पड़ मार दिए, तो वो कहेगा कि गुरुजी की फ्रीक्वेंसी है थप्पड़ मारने की 3 थप्पड़ प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 थप्पड़ चिपका देते हैं मास्टर जी हमारे, तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा बनती है इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से, तो 1 सेकंड में वो जितने ऑसिलेशन कर लेंगे उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो कोई बच्चा बताएगा कि भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आती है, जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में यूज होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से बनती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण कर लेते हैं। तो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई बच्चा बताएगा? कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाँ, कुछ आंसर हमारे पास में आने शुरू में है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, जो बच्चा 50 हर्ट्ज लिख रहा है उसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ठीक है। अच्छा देखो, तो बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, यानी कि भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज होती है वो जिन इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से, जिन इलेक्ट्रॉनों के कंपन करने से बनती है, वो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन पूरे कर लेते हैं, 50 दोलन पूरे कर लेते हैं। अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज का यूज करते हैं वो, तो पेपर में अगर पूछेगा तो इंडिया का पूछता है वो, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वोल्टेज कितनी यूज की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 220 वोल्ट का, हमारे घरों में 220 वोल्टेज आती है, और एक करंट जिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने, इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से बनती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये लिख लो फटाफट। ये बच्चा कह रहा है आपको सिर्फ राधा कृष्णा बोलने आए हैं। एक कह रहा है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, फालतू कमेंट पढ़ लेते हो। एक कह रहा है क्लास डाउनलोड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, 1-2 दिन का सब्र करो। ओके, ट्रांसफॉर्मर मैंने कल ही बताया था आपको, अभी ट्रांसफॉर्मर को हम पढ़ेंगे भी आगे। हमारे घरों में जो करंट आती है ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जो घर में आ रही है हमारे, ठीक है। देखो अब बेटा यहाँ पे एक चीज हम लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर, फिर हम आएंगे ट्रांसफॉर्मर पे। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अमीटर, जो करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है ना, इसकी खास बात 2 है। एक तो ये कि गैल्वेनोमीटर जो है, एक तो बहुत ही वीक करंट को, बहुत ही दुर्बल धारा को पकड़ने के काम आता है। मान लो किसी सर्किट में बहुत ही वीक करंट है, मान लो करंट है 1 मिली एम्पियर की, 2 मिली एम्पियर की, बहुत ही छोटी करंट है, तो एमीटर उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसकी सुई हिलेगी भी नहीं। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है करंट के मामले में, हल्की सी भी करंट होगी तो उसकी सुई हिल जाएगी। एक तो बहुत ही वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, दूसरे साथ में करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है। इसकी सुई होती है बिल्कुल बीच में, अगर करंट इधर से आ रही है तो सुई इधर को भागेगी, करंट इधर से आ रही है तो सुई इधर को भागेगी। तो बहुत वीक करंट को डिटेक्ट भी कर लेगा और उसकी डायरेक्शन भी बता देगा। तो उसके 2 काम है, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और साथ में उसकी दिशा का पता लगाना। तो उसका यूज क्या है, टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट, टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और इसकी दिशा का पता लगाना। दुर्बल, दुर्बल यानी कि कमजोर, खत्म, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और इसकी दिशा का पता लगाना। दूसरा बेटा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि
ये जो बहुत ही वीक करंट को पकड़ लेता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एमीटर भी करंट को मेजर कर लेता है और गैल्वेनोमीटर भी, लेकिन गैल्वेनोमीटर और एमीटर में ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा संवेदनशील करंट को लेके कौन है? गैल्वेनोमीटर। एमीटर हल्की फुल्की करंट को पकड़ नहीं पाता, तो लिखेंगे इसमें हम इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, देन एमीटर। यह है एमीटर की अपेक्षा, यह है एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, अधिक संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा सोच के, जो मैंने आज पढ़ाया उसके आधार पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जो गैल्वेनोमीटर है ये एसी पे काम करता है कि डीसी पे, दोनों प्रकार की करंट पे, आपको क्या लगता है कि गैल्वेनोमीटर किस पे काम करता होगा? एसी पे, डीसी पे कि दोनों पे? बताएंगे। जितने बच्चे हैं दोनों, यानी कि तुक्केबाजी कर रहे हैं। बेटा एक चीज बताओ, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बता रहा है, तो एसी पे तो काम कर ही नहीं सकता भाई। एसी जो होती है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ही 50 बार ऑसिलेट करेंगे। अच्छा, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन करेंगे तो 1 सेकंड में 100 बार दिशा बदल जाएगी भाई। एक ऑसिलेशन कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर गया फिर वापस आया, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायरेक्शन ये होगी, जब वापस आएगा तो ये होगी, तो एक ही ऑसिलेशन में 2 डायरेक्शन हो गई, तो 50 में तो 100 डायरेक्शन हो जाएंगी। तो और इसके अंदर की जो सुई है अगर वो 1 ही सेकंड में 100 बार अगर हिलेगी तो टूट ही जाएगी वो। तो ये एसी पे काम नहीं करता है, केवल डीसी पे काम करता है। यहां पे ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर वर्क्स ओनली ऑन डीसी। गैल्वेनोमीटर केवल विशिष्ट धारा पर कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर केवल विशिष्ट धारा पर कार्य करता है। तो जो बच्चे बता रहे हैं डीसी उनका ठीक है, जो एसी लिख रहे हैं उनका महा गलत, और जो लिख रहे हैं कि दोनों पे उनका भी गलत। तो किस पे काम करता है? केवल डीसी पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्मर। ठीक, हाँ डीसी वालों का तो बिल्कुल सही है, दोनों वालों का मैंने कहा कि तुक्का मार रहे हैं ऐसे ही। ओके, देखो भैया ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में होते हैं 2 टाइप के। तो 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन। एक कौन सा है? स्टेप अप, इसे हम कहते हैं हिंदी में ऊंचाई। स्टेप अप ऊंचाई। एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप डाउन अपचाई। एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इसके नाम में लिखा है अप, यानी कुछ तो अप करता होगा ये। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को अप करना। यानी मान लो कि आपको वोल्टेज को करना है 11,000 वोल्ट में 22,000 वोल्ट में बदलना है ना। आपको इसे बदलना है 66,000 वोल्ट की लाइन में, 1 लाख वोल्ट की लाइन में। तो वोल्टेज को अप करने का काम करता है ट्रांसफॉर्मर, और वोल्टेज को डाउन करना है 11,000 वोल्ट को बदलना है 220 में, तो काम करेगा स्टेप डाउन। लेकिन इनके नाम से कंफ्यूज मत होना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेटा वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर इसने वोल्टेज पहले से 5 गुना कर दिया, यानी कि वोल्टेज कर दी 200 से 1000,
तो जितने गुना वोल्टेज करता है ना, तो करंट को उतने ही गुना कम कर देता है। तो अगर पेपर में पूछ ले कि स्टेप डाउन करंट को क्या करता है, तो अब देखकर ये मत बोल देना कि करंट को अप करता है। अप ये शब्द जो है वोल्टेज के लिए है, ये जितने जिस रेशो में वोल्टेज बढ़ाएगा उसी रेशो में करंट कम कर देगा। ऐसी स्टेप डाउन अगर वोल्टेज जितने गुना कम करेगा करंट को उतने ही गुना बढ़ा देगा। तो ट्रांसफार्मर जो है इनका काम होता है वोल्टेज बढ़ा के करंट कम करना या वोल्टेज घटा के करंट को बढ़ा देना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं कि मान लो कहीं पे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, डैम पर कहीं आपने डैम वैम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया, तो ट्रांसफार्मर को आप जितनी पावर देंगे, जितनी एनर्जी देंगे, ये उतनी पावर आपको वापस कर देगा। तो पावर ही रखता है सेम, पावर को कांस्टेंट रखता है। पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वोल्टेज करंट की फॉर्म में वी आई। अब ये पावर को तो ये बिजली को पैदा नहीं कर सकता, जितनी पावर दी उतनी आपको वापस करेगा। लेकिन अगर आपने उस जो आपने पावर इसे दी, अगर उसमें से आपने वोल्टेज बढ़ा ली, भाई अगर आप ये पावर आपको फिक्स रखना है, अगर वी की वैल्यू आपने बढ़ाई है तो आपको करंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। दूसरा ये बेटा वोल्टेज को जितना घटाता है, अगर वोल्टेज घटाएगा तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जितने गुना वोल्टेज घटाता है करंट उतने गुना बढ़ा देगा, या वोल्टेज जितने गुना बढ़ाए करंट को उतने गुना कम कर देगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी आपको वापस करेगा। अब आपको कि सर हम इतना नाटक क्यों कर रहे हैं कि अगर ये 5 गुना वोल्टेज बढ़ा रहा है तो यहां पे 5 गुना करंट को कम कर देगा। ठीक है बेटा, इस बारे में कई बार मैं रिप्लाई कर चुका हूं। जो बच्चा पूछ रहा है ये शुरू से क्लास देखना, इस बारे में कई बार रिप्लाई कर चुके हैं हम। बार बार हर 5 मिनट में कोई नया बच्चा आ जाएगा, सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर आप कहेंगे सर हम इतना नाटक करते क्यों हैं कि ये 2 प्रकार के हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं हम, कि कभी स्टेप अप की वोल्टेज बढ़ा के करंट कम करेंगे, कभी स्टेप डाउन वोल्टेज कम करके करंट बढ़ाएंगे। इसका फायदा है कि आखिर जीवन में, मैं एक चीज बताओ आपको, मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी तार से करंट पास कर रही हो तो उसमें कितनी हीट पैदा होगी। आप कहेंगे सर I²RT, आपने लास्ट क्लास में ही बताया था कितनी हीट पैदा होगी। अब मान लो कि बेटा आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश में कहीं टेरी डैम पे बनाया आपने, और आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की वो हरिद्वार में ऋषिकेश में, उस आपको दिल्ली भेजना है 300 किलोमीटर। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसपोर्ट करोगे एक शहर से दूसरे शहर में तारों के थ्रू, तो अगर उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रही होगी तो हीट ज्यादा पैदा होगी, तार गर्म हो जाएगा, तो बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो गांव में खेतों में जो लाइन जारी होती है, आपने सुना होगा ना 33,000 वोल्ट की लाइन है, 66,000 वोल्ट की लाइन है। तो ऐसा क्यों करते हैं, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को एक शहर से दूसरे शहर में, तो बहुत ही हाई वोल्टेज पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। यानी उसकी ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज बहुत ज्यादा कर लेंगे। वोल्टेज बहुत ज्यादा करेंगे तो यानी करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू कम होगी, अगर करंट कम होगी तो हीट भी कम पैदा होगी तार के अंदर, तार कम गर्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम लॉस होगा। यानी एक शहर से दूसरे शहर में भेजते समय हाई से हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली आ गई, अब मेरे घर का जो बल्ब है वो तो भाई 1,32,000 वोल्ट पे जलेगा नहीं, मेरे घर का बल्ब तो 220 वोल्ट पे चलता है। तो उसे 1,32,000 को कम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वो वोल्टेज कम कर करके 220 पे लेके आ जाएंगे। यानी कि हमारे गली मोहल्ले के बाहर जितने भी ट्रांसफार्मर रखे हैं ये सब स्टेप डाउन है, कि जो पीछे से 11,000 वोल्ट की लाइन आ रही थी, 11,000 वोल्ट की लाइन, उसे 220 वोल्ट में बदल देना। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या होगा, हाई वोल्टेज पे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जब वो ट्रांसपोर्ट होकर शहर में आ जाएगी तो फिर उसे हमारे घरों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, उसकी स्टेप डाउन से कम करनी पड़ेगी। समझ गए गेम को। तो यानी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट को कम कर देगा, और वोल्टेज घटा रहा है तो करंट को बढ़ा देगा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते कम है जब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, ताकि हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसपोर्ट करें, करंट की वैल्यू कम रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम से कम होगा हमारा। ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे से पूछता है वो पेपर में कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है ये। इसमें 3-4 प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो बेटा, ट्रांसफार्मर काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगर आपको ये नहीं लिखा मिला
तो मैग्नेट वाले चैप्टर में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको लिखा मिलेगा ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। सारी बातें याद कर लेना, रट लेना। ये काम करता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये लिखा मिलेगा। अगर ये भी नहीं लिखा मिला तो क्या लिखा मिलेगा बेटा? जो जिन बच्चों के पास 12th में साइंस रही होगी उन्होंने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन प्रेरण में। इसमें दो कोइल होती हैं, दो कुंडलियां। एक कोइल पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एक से लेंगे। एक को देंगे अगर हाई वोल्टेज की देंगे, अगर वो स्टेप अप है, अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो यहां से कम वोल्टेज दी, ज्यादा ले ली। स्टेप डाउन है, ज्यादा वोल्टेज दी, कम ले ली। तो दो कोइल के म्यूचुअल रिलेशन पे, दो कोइल के संबंधों पे काम करता है ये। तो कई बार पेपर में आपको ये लिखा मिलेगा कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन है कि दो कोइल होते हैं इसमें, म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन प्रेरण पे। अच्छा, कई बार आपको क्या लिखा मिल जाएगा बेटा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली थ्योरी है ना, ये में दी थी फैराडे ने। तो कई बार आपको लिखा मिलेगा ये काम किस पे करता? फैराडे के नियम पर, फैराडेज लॉज, फैराडे के नियम पर, फैराडे के नियमों पर। ठीक, अब देखो, अब वो ऑप्शन कैसे कैसे बनाएगा? मान लो टीचर को आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछना है, तो ऐसे लिखेगा वो, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, आवेश के। तो आप लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। टीचर को मान लो म्यूचुअल इंडक्शन पूछना है, तो लिखेगा किस पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल की दोनों, हम बोलेंगे म्यूचुअल। उसे पूछना है फैराडे लॉ, तो लिखेगा किस पे काम करता है? कूलाम के नियम पर, फैराडे के, किरचॉफ के नियम पर, न्यूटन के नियम पे। तो हम लिख देंगे फैराडे के नियम पर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शन बनाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी। इनमें से कोई सा भी आपको लिखा मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। तो जब वो कंजर्वेशन वाला पूछेगा तो सब ऑप्शन में कंजर्वेशन ही लिखा होगा। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर लगाना है। ठीक, कि जैसे यहाँ पे दो कोयल होती हैं, दो कुंडलियों, इसका ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है ये। तो जितना पावर आप पहली कोयल को देंगे उतनी पावर दूसरी मिलेगी, नहीं जितनी एनर्जी यहां दी जाएगी उतनी यहां पर मिलेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है ये। या म्यूचुअल इंडक्शन लिखा मिलेगा, अन्योन प्रेरण, या फैराडे के नियम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है, सारे के सारे ठीक हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। ये हालांकि 10th क्लास में नहीं है ट्रांसफार्मर हमारे। ये कुछ टॉपिक बेटा ऐसे हैं, अभी मैं अगले जो बताऊंगा आपको, कुछ बातें जो आपको शॉर्टकट में याद रखनी है, थोड़ा रटनी है। ये है तो 12th क्लास के टॉपिक, लेकिन जो बड़े फेमस टॉपिक हैं वो पेपर में पूछ रहा है वो। जैसे कि अभी मैं कूलाम का नियम बताऊंगा। अभी सीजीएल मेंस में, एसएससी तो 10 तक का पूछता है, सीजीएल मेंस में इस बार 3 नंबर का फॉर्मूला आ गया कूलाम के नियम का। तो ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे किरचॉफ के नियम की 2 लाइनें मैं याद कराऊंगा आपको। तो 12th क्लास के जो पार्ट हैं वो डिटेल में नहीं करने, जो फेमस बातें वो ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो एक बार इसे उतार लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे हम कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखो कूलाम साहब ने बेटा हमें क्या बताया, एक साइंटिस्ट है कूलाम। इन्होंने हमारे से कहा कि भाई मान लो कि आपके पास में 2 चार्ज पार्टिकल हैं, 2 आवेशित कण हैं। ठीक है, एक ये, एक ये, 2 चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ ले रखे हैं आपने, जिनके ऊपर चार्ज आवेश होता है। तो एक चार्ज पार्टिकल ये है Q1, एक ये है Q2, इनके बीच की दूरी है R। अच्छा, अभी तक हमें केवल ये पता है इस क्लास में कि मेरे पास अगर 2 आवेशित कण, 2 चार्ज पार्टिकल हों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप के, तो वो दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। पर मुझे ये नहीं पता कि 2 चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल तो करेंगे, पर कितने बल से करेंगे। ये एक दूसरे को 50 न्यूटन के बल से दूर फेंकेंगे, या 50 न्यूटन के बल से अट्रैक्ट करेंगे, या 100 न्यूटन से करेंगे, या 250 से करेंगे। तो उसके बारे में बताया कूलाम साहब ने। कूलाम ने हमारे से कहा कि 2 आवेशित कणों के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, जो आवेशित कणों के बीच में लगता है, ये जो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा, ये जो फोर्स है ये दोनों चार्ज, दोनों आवेश के गुणनफल के होगा समानुपाती। यानी इस पे जितना चार्ज है और इस पे जितना चार्ज है, अगर उसके मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके अगर बड़ा नंबर आएगा तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, मल्टीप्लाई करके छोटा नंबर आएगा तो फोर्स कम लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं
कि मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है 6 कूलम, इसके ऊपर है 3 कूलम, एक इधर है, इसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम और इसके ऊपर चार्ज है 4 कूलम। तो बताओ किस केस में एक दूसरे पे ज्यादा बल लगा रहे होंगे, पहले केस में कि दूसरे में? पहले केस में जो आवेशित कण है उनके ऊपर आवेश 6 और 3 कूलम का है, दूसरे केस में जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पर चार्ज 5 और 4 कूलम का है। किस केस में एक दूसरे पर ज्यादा बल लगा रहे होंगे? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, इतना गुणा भाग तो हमें आता है। पहले केस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 6 × 18 आएगा, इसमें Q1 Q2 5 चौक 20 आएगा, यानी कि दूसरे केस में ये ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो सेकंड केस में फोर्स क्या लगा रहे होंगे? ज्यादा, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो आवेशित कण हैं, उनके ऊपर जो आवेश है उसकी मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आएगा, तो एक दूसरे को फोर्स क्या लगाएंगे? ज्यादा। दूसरी चीज, ये बेटा एक जो फोर्स है ये दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी के स्क्वायर के बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी इसका मतलब ये है, अगर चार्ज पार्टिकल नजदीक नजदीक होंगे, बीच की दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये दूर होंगे, दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आपको आंसर बताना है। बेटा वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ये, उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऊपर नीचे के लिए व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन बताना मुझे, यहां पे दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कण हैं, अगर इनके बीच की दूरी पहले से दुगनी कर दी जाए तो इनके बीच में लगने वाले बल पहले की अपेक्षा कितने गुना रह जाएंगे? अगर दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी डबल कर दें तो दूरी डबल करने पर फोर्स पहले की अपेक्षा कितने गुना रह जाएंगे, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया आंसर हमारे पास में आ रहा है। 1/4 वालों का बिल्कुल ठीक आंसर है। बेटा यहां देखो, फोर्स जो है वो दूरी के वर्ग के है व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कर दिया आपने डबल, तो दूरी तो फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है, तो दूरी पे स्क्वायर है, दो पे भी स्क्वायर हो जाएगा तो आएगा 1/4। यानी इनके बीच में लगने वाले बल पहले से कितने हो जाएंगे? 1/4 गुना हो जाएंगे। तो अगर पहले इनके बीच में लग रहा होगा 100 न्यूटन का बल तो 25 ही रह जाएगा, 1/4। ऐसी बातें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण वाले में, जहां पे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, F=G m1m2/r²। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, वहां पे भी होता है ये। एक बच्चा देखो दुगुना बता रहा है। बेटा पहले तो आप ये समझो कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी डबल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दूरी बढ़ जाने पे तो फोर्स कम होंगे। तो आप ज्यादा कैसे कर रहे हो, दुगुना कैसे कर रहे हो? फोर्स की वैल्यू कम होगी, दूर दूर होंगे पार्टिकल, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी। अच्छा अगला बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो आवेशित कण हैं, अगर इनके बीच की दूरी पहले से 1/3 कर दे, 1/3, अगर दूरी 1/3 कर देंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो पहले की अपेक्षा कितने गुना हो जाएंगे दूरी 1/3 करने पर? ध्यान से करना इस बार, दूरी मैंने कम की है, इस बार 1/3 की है, दूरी की है कम, इस बात को पकड़ना है। हाँ, जो जो 9 गुना बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक बच्चा तो 3 गुना बता रहा है अभी भी, इसे स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है ये। बेटा यहां देखो, फोर्स जो है वो दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दूरी के वर्ग के, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूरी कितनी कर दिया आपने? 1/3। तो दूरी फॉर्मूले में लिखा है नीचे, तो 1/3 कर दिया, लेकिन दूरी पे स्क्वायर भी तो 1/3 पे भी स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 1/1/9, 9 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 9 गुना हो जाएगा। यानी कि इस बच्चे का मैथमेटिक्स कमजोर है जो 3 गुना बता रहा है बार बार, 9 गुना होगा, ठीक है। तो दो आवेशित कणों के बीच में जो बल लगेंगे वो उनके आवेश गुणनफल के समानुपाती होंगे, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर बेटा मैं दोनों इक्वेशन को मिला दूं, यहीं पे कर देते हैं, काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या आएगा बेटा, फोर्स समानुपाती प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। आप सभी को पता है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे लिखते हैं हम K से, तो बन गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस बार SSC CGL के मेंस में यही सेम फॉर्मूला आया था कि दो आवेशित कणों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसने बताया? कुलाम ने। कुलाम का नियम है ये। यहाँ पे K बेटा क्या है? कांस्टेंट है ये। तो K जो है एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। सी का मतलब है कुलाम, कुलाम स्क्वायर। अब यहां पे मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, उसे बड़े ध्यान समझना बेटा। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है ना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर मैंने जो पार्टिकल लिए हैं वो पॉइंट साइज के होने चाहिए। यानी जो मैंने आवेशित कण लिए हैं वो इतने बड़े बड़े ना हो, बिल्कुल पॉइंट साइज के, बहुत ही छोटा साइज हो उनका। अगर उनका साइज बड़ा भी है तो फिर बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो, बहुत दूर दूर हो कि आप उन्हें पॉइंट के बराबर मान लो। भाई मान लो एक गोला यहां पर है और अगला गोला 100 किलोमीटर दूर हो, इतना ही बड़ा, तो 100 किलोमीटर के सामने तो इनका साइज हम पॉइंट ही मान सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। हिंदी में लिखेंगे यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है। अच्छा, अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये दो चार्ज पार्टिकल है, ये मान लो कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, 1 कूलाम है इस पर चार्ज, इस पर मान लो कि 20 कूलाम का, तो दोनों मान लो कि ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, एक पे चार्ज 1 कूलाम है, एक पे 20 कूलाम है, इनके बीच में जब रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो आपको बताना है कि जो 1 कूलाम वाला है वो 20 कूलाम वाले पे ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा कि 20 कूलाम वाला 1 कूलाम वाले पे ज्यादा फोर्स से रिपेल प्रतिकर्षित करेगा। 1 कूलाम वाला 20 वाले पे ज्यादा फोर्स लगाता है कि 20 वाला 1 पे ज्यादा लगाएगा। जब भी दो आवेशित कण है मेरे पास में, एक 1 कूलाम का, एक 20 कूलाम का, तो इनमें से कौन से वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, 1 कूलाम वाला कि 20 वाला? कितने बच्चे लग रहे हैं? 20 वाला 1 पर उनका गलत है, जो कह रहा है 1 वाला 20 पर उनका महागलत है। बेटा जब भी दो चीजों के बीच में फोर्स लगे, लग रहा है कि आप सब लोग न्यूटन का थर्ड लॉ भूल गए हैं। जब भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगते हैं, जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, हमेशा उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। भाई मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं, नीचे क्यों गिर रहा है? धरती से अपनी तरफ को खींच रही है। और आपको पता ही है कि धरती जितने फोर्स से मार्कर को अपनी तरफ खींचती है ना, मार्कर भी ठीक उतने फोर्स से धरती को अपनी तरफ खींचता है। वो बात अलग है कि उतना ही बल लगा मार्कर पे 20 ग्राम का, उतना ही बल लग रहा धरती पे, तो धरती पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन मार्कर नीचे आपको गिरता हुआ दिखेगा। ऐसे दो चार्ज पार्टिकल है, जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना फोर्स भी इस पे लगाएगा, बस इनमें जो हल्का होगा वो आपको ज्यादा दूर जाता हुआ दिख जाएगा, भारी वाला उतना दूर नहीं जाएगा, लेकिन फोर्स लगेंगे बराबर ही। तो अगर इसने 1 कूलाम वाले ने इसे फोर्स लगाया है F1 और 20 कूलाम वाले ने इस पर फोर्स लगाया F2, तो बेटा F1 F2 की वैल्यू बराबर होगी, दोनों फोर्स बराबर होंगे। जितना फोर्स पहला लगाता है दूसरे पर, उतना ही हमेशा दूसरी वस्तु लगाएगी पहले पर। यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ग्रेविटी से कैसे पूछेगा कि जब कोई सेब धरती पर गिरता है तो धरती सेब पर जो बल लगाती है वो बड़ा है कि सेब धरती पर ज्यादा बल लगाता है? बराबर। जितने बल से धरती खींच रही है सेब को नीचे, सेब भी धरती को उतने बल से ऊपर खींचता है। पर धरती इतनी भारी है कि इसके ऊपर हिमालय पर्वत है, बड़े बड़े इसके ऊपर समुद्र है, तो धरती पर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सेब हल्का है तो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। जितना फोर्स धरती लगा रही है चांद पर, चांद भी उतना लगाता है धरती पर। जितना फोर्स लगाता है एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पर, दूसरा भी लगाता है उतना ही पहले पर। फोर्स, ये न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, कि जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतनी लगाएगी दूसरी पहली पर, ये हमेशा वैलिड है। ये ध्यान रखना इस चीज को।
तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला याद रखेंगे ये। इससे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपसे कि अगर दूरी बीच की दुगनी कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, दूरी आधी कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 1/3 करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। ये वाला ध्यान रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखने की, बिंदु आवेशों के लिए मान्य है और फोर्स की वैल्यू होती है सेम, चार्ज कम ज्यादा से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। एक बेटा यहां पर लिखेंगे हम किरचॉफ के नियम की 2 लाइनें लिखनी है। ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, पर ये भी आपको 2 बातें याद करनी है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम को हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। इसे कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का धारा का नियम भी कहते हैं पहले वाले को, किरचॉफ करंट लॉ। हालांकि मुझे इसमें एक लाइन याद करानी है आपको। एक बच्चा कह रहा लेट लेट, अब तो क्लास खत्म होने वाली है, कह रहा जी लेट, इसे महालेट कहते हैं। बेटा किरचॉफ का जो पहला नियम है इसे मैंने कहा कि इसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। लाइन एक ही याद करनी है, पर ये आसानी से थोड़ा समझ भी सकते हैं। जो किरचॉफ साहब ने क्या कहा, मान लो बेटा कोई सर्किट है और उस सर्किट पे किसी पॉइंट पर, इसे हम कहते हैं जंक्शन, संधि। इस पॉइंट पे मान लो कि बहुत सारे तार इधर से आ रहे हैं ये, और कुछ तार इधर वापस जा रहे हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा कि किसी भी सर्किट में किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर जहां पर जोड़ लगा रहे हैं, बहुत सारे तार जोड़ रहे हैं, तो किसी जंक्शन पर मान लो कुछ करंट आई, ये मान लो करंट आई 4 एम्पियर की, ये 5 एम्पियर की, ये 12 एम्पियर की। तो आने वाली करंट कितनी है, 5 और 12 कितना हो गया, 17, 17 4 हो गया 21। अगर इस जंक्शन पर जितनी करंट आएगी, आने वाली जो धाराओं का योग होगा, आने वाली करंट का जो सम होगा, अगर इस जंक्शन पर 21 एम्पियर की करंट आई तो जाने वाली करंट भी 21 एम्पियर होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये वाली जो करंट है 10 एम्पियर की है, ये वाली करंट 5 एम्पियर की है, तो इस वाले तार में कितनी करंट होगी आप इजीली बता देंगे। किरचॉफ ने क्या कहा, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर है। अगर आने वाली करंट का सम जो है वो 21 एम्पियर है तो जाने वाली का भी 21 एम्पियर ही होना चाहिए। तो अगर ये 10 और ये 5 कितना हो गया 15, यानी 100% ये कितना बनेगा, 6 एम्पियर बनेगा, ये 6 एम्पियर होगा 100% ये। तो किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी, यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट हिंदी में लिखेंगे आने वाली धारा का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। अब ये तो बात होगी इसके बारे में। अब पेपर में क्या आएगा उस पर ध्यान देना। ये जो मैं लाइन बताऊंगा ये काम की है। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, तो बेटा करंट कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज के फ्लो करने से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। वे करंट का मतलब ये चार्ज का भागना, यानी जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है ये किसका एग्जांपल है, चार्ज कंजर्वेशन का, आवेश के संरक्षण के नियम का। तो पेपर में पूछता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पर, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इंपोर्टेंट लाइन लिखकर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is an example of law of conservation of charge। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ये बेटा ये लाइन जरूर याद रखनी है। ये पूरी कहानी भले भूल जाना, ये जरूर याद रखना कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ
इज एन एग्जांपल ऑफ लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। जी तो भाई 1-2 दिन वेट कर लो, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे यहां पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। बेटा किरचॉफ के पहले नियम को हमने कहा था किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के दूसरे नियम को कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसे हम। अच्छा देखो, जो सेकंड वाला है ना, अगर आपने नीट की तैयारी की हो, आईआईटी की हो, तो उसे डिटेल में पढ़ा जाता है, बहुत बड़े बड़े सर्किट सोल्व करने काम आता है ये। पर हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सर्किट सोल्व नहीं करने कि 20 मिनट में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें से आपको एक लाइन याद रखनी है। जैसे पहले वाले में हमने क्या याद रखा कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। और जो बेटा किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बस ये लाइन सीधे रट लेना, एक लाइन रटनी पड़ेगी। किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये लाइन बिल्कुल याद कर लेना। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है किरचॉफ का दूसरा नियम। और पहले वाला क्या बताया था, आवेश का, आगे इन्हें इंटरचेंज मत कर देना, पहले वाले में आवेश, दूसरे में ऊर्जा। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे है पहले वाला, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे, और दूसरे वाला ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। किरचॉफ लॉ किस पे काम करते हैं? किरचॉफ लॉ बेटा एसी डीसी दोनों के लिए वैलिड है। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था वो केवल डीसी पे काम करता है। किरचॉफ के नियम आप एसी डीसी दोनों तरह की करंट के लिए लगा सकते हैं। और याद क्या रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ये चार्ज कंजर्वेशन में काम करता है। कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, फॉर्मूला K(Q1-Q2) अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टेप अप क्या करेगा, स्टेप डाउन क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये हमने देखा। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है हमने ये देखा आज की क्लास में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो भी हमारा बचा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय एवरीवन।